एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, इस दुनिया में 3 तरीके के सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं। पहला सब्सटेंस है एसिड, दूसरा सब्सटेंस है बेस और तीसरा है न्यूट्रल। सॉल्ट नहीं, न्यूट्रल। अब स्टूडेंट्स बात आती है, अगर सर ये हमें रास्ते में दिख जाए तो हम इनको कैसे पहचाने? तो स्टूडेंट्स उसको बताता हूं मैं। तो उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस के प्रेजेंस में अपना या तो कलर बदल दे या तो ऑर्डर बदल दे। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम इंडिकेटर देख लेते हैं। तो इंडिकेटर्स, अब स्टूडेंट्स इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं या तो कलर चेंज कर ले या तो ऑर्डर चेंज कर ले। तो पहले हम कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इंडिकेटर्स जो रहते हैं कलर चेंजिंग, वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमें नेचर से मिलता है। और ये कौन से टाइप के होते हैं, इसके टाइप में कितने पढ़ने हैं हमको? चले तो पहला पढ़ना है हमें लिटमस। क्या पढ़ना है? लिटमस। तो लिटमस हमें किससे मिलता है? लिटमस मिलता है हमें लिचिन से, या कई लोग इसको लाइकेंस भी पढ़ते हैं। चले तो लिटमस का ओरिजिनल कलर देखेंगे, उसका एसिड के प्रेजेंस में कलर देखेंगे, उसका बेस के प्रेजेंस में कलर देखते हैं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। एसिड के बेस में हो जाता है रेड और बेस में प्रेजेंस में हो जाता है ब्लू। बेस के प्रेजेंस में हो जाता है ब्लू, एसिड के प्रेजेंस में हो जाता है रेड। अब स्टूडेंट्स आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेस मतलब ब्लू और एसिड मतलब थोड़ा सा एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एंग्रीनेस की एक बू टाइप की आती है, तो उसका रेड ले लेते हैं। चले दूसरा आता है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर क्या रहता है? येलो। अच्छा, एसिड में कैसा कलर रहता है? येलो, और बेस में हो जाता है रेडिश ब्राउन। अब स्टूडेंट्स सुनिएगा, एक चीज समझ लीजिए, क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी चीजें नेचुरल होती हैं वो चीजें एसिड के प्रेजेंस में अपनी कलर को चेंज नहीं करती हैं। वो पहले से ही एसिडिक होती है। जैसे कि हल्दी है, हल्दी पहले से ही एसिडिक है, इसलिए एसिड के प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज नहीं कर रही है। सिमिलरली एक और होता है रेड कैबिज। तो रेड कैबिज भी किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। एसिड के प्रेजेंस में कैसा रहता है? ये रेड ही रहता है, पर बेस के प्रेजेंस में कैसा हो जाता है? ये ग्रीन हो जाता है। वैसे ही तीसरा है हमारा चाइना रोज का बहुत सारे ओरिजिनल कलर होते हैं। एसिड के प्रेजेंस में मजेंटा कलर होता है इसका, और बेस के प्रेजेंस में ग्रीन हो जाता है ये। चले अब आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं? तो जो आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो है वो है फिनोप्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या रहता है? तो कलरलेस होता है, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही उसको एसिड में डालेंगे तब भी वो ट्रांसपेरेंट रहता है, कलरलेस रहता है, पर जैसे ही उसको बेस में डालेंगे तो बेस में उसका रंग हो जाता है पिंक। क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। चले दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर क्या होगा? आप खुद सोचिए, ऑरेंज है, एसिड में कलर क्या हो जाता है? तो एसिड में कलर हो जाता है रेड। कई बुक में इसका कलर पिंक भी दी रहता है, और बेस में इसका कलर क्या हो जाता है? येलो। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स। अब स्टूडेंट्स अब हमको पढ़ना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर्स जो अपना ऑर्डर चेंज कर लें एसिडिक या बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में। एक क्वेश्चन और आता है कि जो ब्लाइंड पीपल है उनको कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए? तो वो यूज करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की स्पेलिंग क्या होती है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिडिक या बेसिक्स
मीडियम के प्रेजेंस में। तो हमें 3 टाइप के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। पहला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वेनिला एक्सट्रैक्ट, दूसरा है ऑनियन, और तीसरा है क्लोव ऑयल। चले, तो वनीला जो रहता है और ऑनियन जो रहती है और क्लोव ऑयल जो रहती है, इन तीनों को आपने स्मेल किया होगा। अब स्टूडेंट्स खुद सोचिए, ये एसिडिक मीडियम एक्चुअली क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कोई भी चीज अपनी मतलब अपने आप को ना एक सेफ जोन में महसूस करती है, तो कोई भी चीज कलर चेंज नहीं करती है। तो यहां पर क्या होता है, वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है एसिडिक मीडियम में जैसा उसका स्मेल है वैसे ही रहता है, बेस में भी अनियन में भी वैसे ही रहता है, और क्लोव ऑयल में भी वैसे ही रहता है। मतलब ये तीनों चीजें एसिड के प्रेजेंस में अपनी स्मेल को चेंज नहीं करते हैं, पर बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, ये तीनों ही अपनी स्मेल को खो देते हैं, मतलब इनमें से स्मेल आना बंद हो जाती है बेस के प्रेजेंस में। तो ये थे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अगले टॉपिक पे जो है एसिड। चले एसिड पे आइए। तो एसिड होते क्या है, देखिए एक सवाल आता है, सर ये एसिड होते क्या है। आते हैं एसिड्स पे। तो सर ये एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाने पर, किस में जाने पर, पानी में जाने पर, वाटर में जाने पर अपने अंदर से H+ आयन को रिलीज करते हैं या फिर H+ आयन देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एसिड का नाम लेते हैं HCl। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये H+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा, और यहां पर क्या मिलेगा हमें, H+ आयन, जो कि एसिडिक नेचर का ट्रेडमार्क है। समझ रहे हो। चले, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 है। H2SO4 जब पानी में जाएगा तो ट्वाइस ऑफ H+ आयन और SO4-2 आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, और हमें मिलेगा H+ आयन, जो कि एसिड की पहचान है। जैसे कि CH3, COOH, ये सब जो है ये भी तो एसिड है, तो क्या मिलेगा हमें, CH3COO- प्लस H+ आयन। तो यहां पर ये सारी चीजें H+ आयन रिलीज करती है, मतलब ये सारे क्या है, ये सारे एसिड्स हैं। ठीक है। चले, अब आते हैं एसिड के टाइप्स पे। तो एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, तो बेटा एसिड के कोई टाइप नहीं होते हैं, अलग अलग बेसिस पे एसिड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है on the basis of source। तो सोर्स के बेसिस पे एसिड 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, या इसको मिनरल एसिड भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें लिविंग सोर्स से मिलते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में क्या क्या आएगा सर, तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे कि आपने दही खाया होगा, दही होता है खट्टा, तो उसमें मिलता है हमें लैक्टिक एसिड। वैसे ही ग्रीन एप्पल भी एक खट्टा होता है, उसमें होता है मैलिक एसिड। वैसे ही आपने टैमरिंड को खाया है, टैमरिंड भी क्या होती है, खट्टी होती है, उसमें होता है टार्ट्रिक एसिड। वैसे ही आपने नींबू और ऑरेंज खाया है, ये इसमें होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है। चले, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें अलग अलग एसिड मिलते हैं। चले, तो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, तो मिनरल एसिड वो होते हैं जो हमें मिनरल से मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3, जैसे कि H2CO3। ठीक है, ये सब H3PO4, ये सब क्या है, ये सब है हमारे मिनरल एसिड। अब सब एक चीज देखते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, हमें इनके नाम याद करने में बेहद मुश्किलात होती है। तो बेटा एक काम करो, जो बीच में रहता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी मीटिंग होती है, तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी सबसे ज्यादा बड़ा होता है वही बीच में आके बैठ जाता है। तो स्टूडेंट्स
यहां पर देखिए इनके बीच में क्या है, सल्फर है, यहां नाइट्रोजन है, यहां कार्बन है, यहां फॉस्फोरस है। तो इन एसिड्स के नाम भी इन्हीं एलिमेंट पे रखे जाएंगे। इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम होगा नाइट्रिक एसिड, इनका नाम होगा कार्बोनिक एसिड, इसका नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड, और इसका तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही। चले, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तो बेटा ताकत आती है H+ आयन से, ज्यादा H+ आयन, ज्यादा एसिडिक नेचर। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड दो टाइप के होते हैं, पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बेटा ऐसा एसिड जो ज्यादा H+ आयन दे पाए। तो स्टूडेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एसिड के 100 मॉलिक्यूल ले लिए, क्या ले लिए? 100 मॉलिक्यूल ले लिए, और 100 मॉलिक्यूल लेने के बाद हमने उसको पानी में डाल दिया। तो पानी में जाके क्या होगा? एसिड आयोनाइज हो जाएगा या फिर डिसोसिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर वो डिसोसिएट या आयनाइज होता है तो वो H+ आयन देता है। तो अगर 100 आयन डाले और 100 के 100 आयोनाइज हो गए तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर पार्शियल डिसोसिएशन हुआ, अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल डाली है एसिड के और उसमें से 40 या 30 ही डिसोसिएट हो पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड बोलेंगे। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन से हैं? तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जो सारे एसिड हैं वो वीक की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी वीक की कैटेगरी में रखे जाते हैं। चलो, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। तो बेटा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो, मतलब जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम पानी डालेंगे। ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड। और अगर बहुत ज्यादा पानी डाल दिया है तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। आया समझ में? चले आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पर एक अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, क्या करना है? डाइल्यूट करना है। तो अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमें इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करें? हम एसिड में पानी मिलाएं कि पानी में एसिड मिलाएं? देखिए हमारे पास पानी है, हमारे पास वाटर है, इस वाटर में हम एसिड डालें या फिर हमारे पास एसिड है उसमें वाटर डालें, क्या तरीका सही है? तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, एसिड और पानी के बीच का जो रिएक्शन होता है ये बेहद एक्सोथर्मिक होता है। सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट जनरेट हो। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप एसिड और पानी को मिक्स करते हैं तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है, और अगर आप पानी को एसिड में डालेंगे तो एसिड के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस हीट को एब्जॉर्ब या सराउंडिंग में डिसिपिएट कर पाए। तो यहां पर एसिड क्या हो जाता है? स्प्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिड बर्न हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होता है? पानी में क्षमता होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की। तो हम क्या करें? हम ऐसा ना करें कि भैया एसिड लिया और पूरा पोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे करके एसिड को डालें पानी में और उसको कॉन्स्टेंटली स्टिर करते जाएं। ठीक है? इससे क्या होगा? हमारे एसिड में एसिड डाइल्यूट भी हो जाएगा और हीट जो है वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स यहां पर कि जब हमने, देखिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, क्या लिया हमने? एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में ऐसा फनल लगाया, पाइप लगाया, उसको यहां से बर्न कर दिया, चले, और उसमें क्या रखा हमने H2SO4 रखा और H2SO4 के साथ NaCl मिला दिया। तो स्टूडेंट्स जब भी H2SO4 NaCl से रिएक्ट करता है तो यहां पर HCl गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? HCl गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? HCl गैस निकलती है। अब ये HCl गैस जब हमने ड्राई लिटमस पेपर पे, किस पे?
ड्राई लिटमस पेपर पे हमने जब पुट की, ड्राई लिटमस पेपर पे इसको छोड़ा, तो स्टूडेंट्स ड्राई लिटमस पेपर पे जब हमने इसको छोड़ा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ड्राई लिटमस पेपर पे कोई भी असर नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों? HCl एक एसिड है और अगर लिटमस पेपर पे जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो बेटा ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो बेटा समझिए, कोई भी एसिड अपना प्रेजेंस या अपना नेचर किसके प्रेजेंस में दिखाता है? वाटर के प्रेजेंस में दिखाता है। ठीक है, अगर वाटर ही नहीं होगा तो यहां पर उसकी प्रेजेंस देखना मुश्किल है। अब स्टूडेंट्स सुनिएगा, बहुत गौर सुनिएगा, जैसे ही हम यहां पर इस ड्राई की जगह यहां पर मॉइस्ट लिटमस पेपर रख देते हैं तो क्या होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही HCl यहां पर जाएगा तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और ये H प्लस आयन क्या करेगा, इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। तो ये था क्वेश्चन। चले अब बढ़ते हैं हम लोग आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की तरफ, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। चले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, देखिए पहला तो हमारा जो एसिड है वो सार इन टेस्ट होते हैं, मतलब स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जितनी भी आपको खट्टी चीजें मिलेंगी वो सब एसिडिक हैं। चले दूसरी चीज होती है, सारे एसिड जो रहते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न आउट कर देते हैं, यानी कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल बना देते हैं। चले अगला देखते हैं। तो तीसरा है कि एसिड जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों? तो बेटा सुनिएगा, एक्चुअली क्या होता है, जब कोई सॉलिड चीज है उस सॉलिड चीज में इलेक्ट्रिसिटी क्यों बहती है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स समझिए, किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों बहती है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी एक्चुअली क्या होता है, जो सॉलिड चीज है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। वैसे ही एक लिक्विड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो कहलाता है आपका वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। चल तो एसिड अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। चौथा नेचर होता है कि एसिड करोसिव होता है। करोसिव मतलब जिस बर्तन में रखोगे वो उस बर्तन को खराब कर देगा, बस यही नेचर होता है एसिड का। चल आगे देखते हैं। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो आज आते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स हमें? पहला पढ़ना है एसिड का किसके साथ रिएक्शन? एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। दूसरा पढ़ना है हमारे को एसिड का किसके साथ रिएक्शन? एसिड का मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तीसरा पढ़ना है एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। और चौथा पढ़ना है एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। चले आइए, अब स्टूडेंट्स जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? तो वो बनाता है मेटल सॉल्ट। क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज आउट करता है। यही नेचर होता है एसिड का। चलिए हमने क्या किया, हमने एक एसिड लिया, हमने एसिड लिया HCl। अब HCl को जब हम किसी मेटल यानी कि सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? तो स्टूडेंट हमें वहां चाहिए H2 गैस चाहिए। क्या चाहिए? H2 गैस। तो यहां पर H कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। अलग कर दो इसको, तो H अलग हो गया, यहां पर रिलीज आउट हो गया। अब बचा क्या स्टूडेंट्स? Na और Cl। तो Na की वैलेंसी होती है 1, Cl की वैलेंसी होती है 1, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। एक और देख लेते हैं स्टूडेंट्स,
जैसे कि H2SO4, इसका रिएक्शन जब हमने पोटेशियम से करवाया, नहीं चलो सोडियम से करवा देते हैं, कैल्शियम से करवा देते हैं, तो कैल्शियम से करवाया तो हमें वहां चाहिए है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहां मिलेगी, ये, तो इसको अलग कर दो, बचा क्या, CaSO4, तो CaSO4 यहां पर आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां निकल जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और आती है, टर्निंग ट्विस्टिंग पॉइंट आता है इसका। एक्चुअली स्टूडेंट्स सुनिएगा, बहुत गौर सुनिएगा। देखिए क्या होता है, जब एसिड में एक एसिड है जिसका नाम होता है HNO3, ठीक है, HNO3 क्या होता है, बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बेटा यहां पर कोई हाइड्रोजन निकलती है ना, तो ये कहता है मेरे पास बहुत सारा ऑक्सीजन है तो मेरे से लेते जाना। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी कि HNO3 के साथ कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करे तो वहां पर H2 नहीं H2O देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर HNO3 के साथ Na रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या बनेगा, वहां चाहिए वाटर, तो वाटर और इसके साथ ऑक्सीजन ले जाएगा तो यहां पर बनेगा H2O और यहां बचेगा क्या, NaNO3। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए HNO3 के साथ वहां पर वाटर लिबरेट होता है। पर स्टूडेंट्स HNO3 की मनमानी दो मेटल नहीं चलने देते, पहला होता है मैग्नीशियम और दूसरा होता है मैग्नीज। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज इसकी मनमानी नहीं चलने देते, यानी यहां पर H2O नहीं H2 गैस रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स HNO3 जब Mg से रिएक्ट करता है तो यहां पर बनता है MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज आउट होती है। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे बन गया, तो बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और NO3 की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्रॉस हो गया तो क्या आएगा Mg1 और NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ऐसे आया। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला है हमारा एसिड का, मेटल के साथ हो गया। अब एसिड का किससे पढ़ते हैं, एसिड का पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट से रिएक्शन। तो स्टूडेंट बाइकार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो, रिएक्शन एक ही जैसा होता है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तीनों चीजें बनती हैं। अब सर ये मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, तो मेटल मतलब जैसे कि सोडियम और कार्बोनेट मतलब होता है CO3। मेटल जैसे कि पोटेशियम और कार्बोनेट मतलब होता है, बाइकार्बोनेट मतलब होता है HCO3। बेटा अगर बाइकार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है तो भी आप यही रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम चीज होती है। चले, तो बेटा Na की वैलेंसी होती है 1, CO की वैलेंसी होती है 2, तो यहां पर क्रॉस हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा Na2CO3 और यहां पर क्या आ जाएगा, K की 1 इसकी 1 तो KHCO3। तो जब भी कोई एसिड यानी कि HCl ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट तो जैसे कि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, देखिए मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, तो क्या बनेगा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या करिए स्टूडेंट्स, इसको अलग कर दीजिए और यहां से इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, इस कार्बोनेट के पार्ट को, इस नेगेटिव आयन को अलग कर दीजिए और यहां से इस पॉजिटिव आयन को अलग कर दीजिए। तो क्या बचा, Na और यहां Cl बचा, तो यहां पर आ जाएगा NaCl, ये हो गया मेटल सॉल्ट, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे मिलके, तो यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर बनेगा वाटर। ठीक है, तो ये हो गया। एक और ले लेते हैं, अब ये H2SO4 से रिएक्ट करवा लेते हैं। H2SO4 से अगर मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, यानी कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा, तो यहां बनेगा स्टूडेंट्स, यहां पर बनेगा, देखिए यहां से ये निकाल देना है और यहां से ये निकाल देना है, तो क्या बचेगा K और SO4, तो यहां पर बनेगा K2SO4 प्लस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं, एसिड और बेस। तो एसिड हमने पढ़ा है HCl एसिड होगा, H2SO4 एसिड होगा। अब बेस क्या होता है, तो बेटा बेस मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए बेस मतलब क्या होता है, तो बेस मतलब कोई भी मेटल है उसका हाइड्रो ऑक्साइड क्या कहलाता है, बेस। कोई भी मेटल है उसका हाइड्रो ऑक्साइड क्या कहलाता है, बेस। सर यहां 2 क्यों लगाया आपने, यहां पर नहीं लगाया, तो क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए वहां पर 2 आया। चले, तो स्टूडेंट्स कोई भी बेस लगा दीजिए,
तो HCl के साथ NaOH लगा देते हैं, NaOH लगा देते हैं, और यहां पर इसके साथ MgOH होल ट्वाइस लगेगा। चले, तो बेटा अब देखिए एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या बनाता है, तो वहां पर बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, सॉल्ट और वाटर चाहिए, और वाटर कैसे बनता है, H और OH से बनता है। तो सुनिएगा स्टूडेंट्स, H ये हो गया, OH ये हो गया, तो H और OH मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया। अब बचा क्या स्टूडेंट्स, यहां पर Na और यहां पर Cl, तो यहां पर क्या बन जाएगा, NaCl जो कि एक सॉल्ट है, NaCl जो कि एक सॉल्ट है। चले, हमें क्या चाहिए, H और OH चाहिए, तो H और OH निकल गया, तो यहां पर क्या बचा, H2O, और क्या बना, Mg, और यहां SO4, तो यहां बन गया MgSO4। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन किसका, एसिड का बेस के साथ, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्योंकि ये न्यूट्रल कर देता है चीजों को। आगे अब अगला आखिरी आता है हमारा एसिड का मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन। तो बेटा एक चीज समझ लीजिए, जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं ये सारी बेसिक होती है नेचर में। कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर में। जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती हैं, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं, बेसिक होती है नेचर में। कैसी होती हैं, बेसिक। अब स्टूडेंट्स सुनिएगा, बेसिक होती है नेचर में एक्सेप्ट 2, एक्चुअली 3, पर 2 आपके कोर्स में है तो मैं बता देता हूं। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड जो है और जिंक की ऑक्साइड ये बेसिक होती हैं, पर एक्चुअली क्या होता है, जब इनको बेस से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम कि अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगी तो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगी, और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो बेस की तरह रिएक्ट करेंगी। एक्चुअली क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड क्या है, ये मेटल ऑक्साइड तो बेस है, और एसिड तो एसिड है और मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है। अरे भाई ये एसिड है और मेटल ऑक्साइड्स क्या होती है, मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो बेस होती हैं। तो जब भी एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो, तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो यहां भी क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, ठीक है। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और वाटर ही बनता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एसिड जैसे कि HCl ले लिया हमने, और बेस जैसे कि बेस या मेटल ऑक्साइड जैसे कि हमने ले लिया Na2O, ये हो गई सोडियम ऑक्साइड। तो क्या बनाएगी ये बनाएगी सॉल्ट और वाटर। तो यहां ऑक्सीजन निकाल लो, ये H निकाल लो, तो क्या बन गया, ये वाटर बन गया, और यहां पर क्या निकल जाएगी, Na और Cl निकल जाएगी, ठीक है। चले, इनका भी रिएक्शन कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 ले लिया हमने, ठीक है, प्लस हमने कर दिया ZnO, ठीक है। तो इनका रिएक्शन वैसे ही होगा, ये O निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2O, और बचा क्या, ZnSO4। तो ये क्या था, ये हमारा एसिड का पार्ट था। तो यहां पर हमारी सारी एसिडिक प्रॉपर्टी समाप्त होती है, बढ़ते हैं बेस की तरफ। चले, तो अब आते हैं स्टूडेंट बेसिस पे। तो बेसिस पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिस क्या होते हैं, तो बेटा कोई भी मेटल ले लो और उस मेटल में हाइड्रोक्साइड जोड़ दो, क्या जोड़ दो, हाइड्रोक्साइड जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, वो एक बेस हो जाएगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे बेसिस होते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, स्टूडेंट सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते, पर कुछ स्पेशल बेसिस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और ऐसे बेसिस को स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, एल्कलीज। एल्कलीज, तो एल्कलीज क्या होता है, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। चले, अब आते हैं हम लोग बेसिस के टाइप पे। तो बेसिस के कितने टाइप होते हैं सर, तो यहां पर हम बेसिस के टाइप सिर्फ एक ही प्रकार से पढ़ेंगे, एक ही टाइप से पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो बेस स्ट्रेंथ के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में
जो बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस कितने टाइप के होते हैं? तो दो ही टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा बेस होता है जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो दो ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पहला है NaOH और दूसरा है KOH। इन दोनों के अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, सारे वीक बेस होते हैं। समझ रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जैसे कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं और 100 मॉलिक्यूल मैंने पानी में डाल दिए, और पानी में जब डाले तो क्या हुए? सारे डिसोसिएट हो गए, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और पार्शियली डिसोसिएट हुए, कोई टूट गया कोई नहीं टूटा, तो क्या होगा? वो एक वीक बेस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स यहां पर? चले आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हमारी बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिस की? सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। तो बेटा उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। चले दूसरी चीज होती है, जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तीसरा होता है इनका सोपी टच होता है। कैसा होता है? सोपी टच, मतलब सोपी जैसे स्लिपर होते हैं, मतलब सोप जो साबुन होती है ना उसके जैसे स्लिपरी होते हैं ये। ठीक है, इसलिए इनको सोपी टच बोला जाता है कि बेस का हल्का सा सोपी टच होता है। चले चौथा होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनमें भी तो OH आयन निकलेगा, और OH आयन इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। और पांचवा, ये भी बहुत हद तक करोसिव होते हैं, बहुत हद तक ये भी करोसिव होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं, आइए जरा देखते हैं। तो आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइए जरा देखें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो बेटा सुनिए, जो बेसिस हैं वो सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करते। जो बेसिस है ना वो सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। चले, तो यहां पर क्या होता है, जो बेसिस हैं वो सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल मेटल से रिएक्ट करते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे जिंक और एल्यूमिनियम। यही दो मेटल है जो बेसिस से रिएक्ट करते हैं, और सारे बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि KOH और NaOH यही रिएक्ट करते हैं। चलिए इनका रिएक्शन देख लेते हैं। चल, तो अगर कोई बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? तो वो बनाता है यहां पर सॉल्ट, और क्या रिलीज करता है? तो वो रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। चल, तो यहां देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये KOH है, और KOH अगर जिंक से रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या बनाता है? तो यहां पर बनाता है वो पोटेशियम जिंकेट, और क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। इसको आपको याद करने की जरूरत है, ये क्या है? पोटेशियम जिंकेट। चले, अगर बेटा NaOH जो है वो अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो बेटा ये बेस है, ये मेटल है, तो बेस मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा पोटेशियम एल्यूमिनेट, और क्या रिलीज करेगा? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये क्या है? ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट है। क्या ये? सोडियम एल्यूमिनेट। चल, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। अब आते हैं रिएक्शन विथ बेसिस पे, एसिड पे, कि बेसिस अगर एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। बेसिस अगर
एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, आइए जरा देखें। तो हमारे जो बेसेस हैं, अगर उनका रिएक्शन किससे होता है, एसिड से होता है, तो क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स अब भी हमने देखा है, कुछ देर पहले देखा है स्टूडेंट्स, क्या देखा है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो बेस अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो भी तो सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। कौन सी नई चीज है, ये भी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो यहां पर सॉल्ट और क्या बनेगा, यहां पर बनेगा वाटर। तो एक बेस ले लो, ले लिया हमने NaOH, एक एसिड ले लो, क्या ले लिया, HNO3। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो वाटर के किससे बनता है, OH और H से। तो H और OH मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर। और बचेगा क्या, यहाँ NO3 और यहाँ Na बचेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, NaNO3। एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा एक और बेस है CaOH होल ट्वाइस। अब वो किससे रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो क्या चाहिए वहां पर, क्या चाहिए वहां पर, वाटर। तो वाटर किससे बनेगा, H और OH से। तो यहां पर H और OH से क्या बन गया, वाटर बन गया। बचा क्या, Ca और CO3। तो ये आ गया CaCO3। तो ये हो गया हमारे एसिड का रिएक्शन किससे, हमारे बेस का रिएक्शन किससे, एसिड से। चलो इसके बाद अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत गौर सुनिएगा। देखिए जैसे ये हमारा बेस है और बेस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करे, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करे तो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये बेस है। और सारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, एसिड होती है। सारी मतलब ज्यादातर, एक्चुअली दो ऐसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है जो एसिडिक नहीं होती हैं, जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। तो ये दो ऐसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो न्यूट्रल होती हैं, जो न्यूट्रल होती है, यानी कि ना ये एसिड होती है ना ये बेसिस होती है। तो बेटा खुद सोचिए, ये बेस है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिड है। तो अगर बेस एसिड से रिएक्ट करेगी तो यहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बेस लूं CaOH होल ट्वाइस और अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाऊं तो यहां पर क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर बना दो इसको निकाल के। अब स्टूडेंट्स आप कुछ सोचिए, कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, यहां पर CaCO3 बन जाएगा। तो ये थे बेसिस से रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स बेसिस से रिएक्शन हो गए, अब अगली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है pH स्केल। क्या है, pH स्केल। अब ये pH स्केल क्या होता है सर, आइए जरा देखते हैं। तो बेटा सुनिए, बताता हूं मैं आपको pH स्केल। pH स्केल, तो स्टूडेंट्स सुनिए, तो pH किसके जगह स्टैंड करता है, तो P का मतलब होता है पोटेंस और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो pH का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स सुनिए, pH स्केल किस में मदद करता है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि ये चीज एसिड होती है, ये चीज बेसिस होती है, इसको पहचानना इंडिकेटर करते हैं। अब बेटा अब सोचिए, अब हमें pH स्केल में क्या पढ़ना है। तो pH स्केल में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो pH स्केल में पढ़ना है कि ये एसिड है ना, तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी वो बेसिस को कंपेयर करके बताएगा कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो pH स्केल क्या होता है, तो pH स्केल जो है एक स्केल होता है जो कि चालू होता है कहां से, 0 से चालू होता है और कहां पर खत्म होता है, 14 पे खत्म होता है। और इसकी मिड वैल्यू क्या होती है, 7। किसी चीज का अगर pH 7 आए तो वो चीज होती है न्यूट्रल। किसी भी चीज का pH अगर 7 से ज्यादा आए तो वो चीज होती है बेसिक। किसी भी चीज का pH अगर 7 से कम आए तो वो चीज होती है एसिडिक। आया कि नहीं। अब बेटा अगर बेस में हम लोग इस तरफ जाते जाएंगे तो यहां पर बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं अगर
12 और 13 की, तो किसी का pH अगर 12 है और किसी का pH अगर 13 है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो 13 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर किसी का pH 4 है और किसी का pH 2 है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? तो ऑब्वियसली आपका जो 2 pH है, जितना कम pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यानी कि 2 का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा pH स्केल। अब pH स्केल किस पे काम करता है? तो pH स्केल काम करता है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे। किस पे काम करता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे। तो बेटा सुनिए, pH स्केल जो है, pH स्केल की जो वैल्यू है, pH स्केल की जो वैल्यू है ये क्या होती है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के। मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा उतनी ही pH वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा किसमें होगा? 0 में होगा। सबसे कम किसमें होगा? 14 में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा pH स्केल। सर अब pH स्केल की वैल्यू कैसे ढूंढें? तो बेटा सुनिए, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये pH स्केल जो है ना, इसमें क्या होते हैं? कलर्स होते हैं। हर नंबर को एक कलर असाइन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 या न्यूट्रल को ग्रीन कलर असाइन है, यहां पर 0 को डार्क रेड असाइन है और यहां पर 14 को डार्क पर्पल असाइन है। ठीक है, और ऐसे कर करके शेड्स बदलते जाते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और चीज होती है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो रहता है वो कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही हम कोई सब्सटेंस को यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालते हैं तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर ने अपना कलर ग्रीन कर दिया तो ग्रीन कलर किसको असाइन है? 7 को असाइन है। मतलब उसकी pH वैल्यू क्या है? 7, मतलब वो न्यूट्रल होगा। वैसे ही स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए हमने किसी सब्सटेंस को यूनिवर्सल इंडिकेटर में डाला और उसका कलर अगर स्काई ब्लू हो गया तो स्काई ब्लू किसको असाइन है? 11 को। ठीक है, तो pH 11 मतलब वो चीज बेसिक होती है, अल्कालाइन होती है। अगर मान लीजिए किसी चीज को हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर में डाला और उसका कलर डार्क रेड आ गया, क्या आ गया? डार्क रेड आ गया। तो डार्क रेड किसको असाइन होती है? 0 को असाइन होती है। मतलब उसकी pH वैल्यू 0 है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या है? हमारा pH स्केल। और pH स्केल डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया था हमारे सोरेनसन ने किया था। ठीक है, अब pH स्केल से रिलेटेड क्या होते हैं? कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, pH स्केल से रिलेटेड कोई डेली लाइफ एग्जांपल होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल होता है हमारा, जैसे कि हम लोग जब खाना जो है इरेगुलरली खाते हैं तो हमारे पेट में जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है। उसकी वजह से हमारे पेट में जलन होती है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स इस पेट के एसिड को, जलन को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम माइल्ड एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइल्ड बेसिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइल्ड बेसिस का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे जो पेट का एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमको एसिडिटी से राहत मिल जाए। तो ऐसे बेसिस कौन से होते हैं जो हमारी पेट की एसिडिटी को कम कर देते हैं? तो बेटा हम लोग कॉमनली यूज करते हैं MgOH होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और इन दोनों कंपाउंड्स कौन सी वैरायटी के केमिकल्स होते हैं? तो ये होते हैं एंटासिड। तो एंटासिड वो केमिकल्स होते हैं, वो मेडिसिन होती हैं जो हमारी पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। चले, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा, वो आता है टूथ डिके का। तो जब भी हम कोई चीज ऐसी खाते हैं जिसमें शुगर होती है, अब शुगर मतलब आप बोलेंगे चाय पिएंगे, अरे बेटा सुनिए, जो आपका आटा होता है, जो आपके चावल होते हैं, उसमें भी शुगर होती है। तो जैसे ही शुगर हमारे माउथ में जाती है तो हमारे बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करके एसिड बना देते हैं, और ये एसिड जो रहते हैं वो हमारे माउथ के में जो दांत होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके उनमें कैविटीज बनाते हैं। तो एक्चुअली ये कैविटीज हमारे लिए खतरनाक होती हैं। तो इसी मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम रोज ब्रश करते हैं, और ये ब्रश क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। तो इसी से क्या होता है, हमारे माउथ का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज होता है और हमारे टूथ जो है वो डिके होने से
बच जाते हैं। और इसी साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं सॉल्ट की ओर। अब ये सॉल्ट क्या होता है सर? तो सॉल्ट बताता हूं मैं क्या होता है। तो स्टूडेंट सॉल्ट क्या होता है? जब कोई बेस, जैसे कि बेस मतलब NaOH, सॉरी एसिड, जब कोई एसिड जैसे कि H2SO4, जब कोई एसिड में हम क्या करें, उसके सामने वाले हाइड्रोजन आयन को किसी मेटल से रिप्लेस कर दें तो वो चीज क्या बनेगी? सॉल्ट बनेगी। तो एक मेटल का नाम बोल दो बेटा। तो बोलिया हमने सोडियम। तो जब सोडियम इसको रिप्लेस करेगा तो ये Na2SO4 क्या होगा? तो ये Na2SO4 होगा सॉल्ट। आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं HNO3 की। HNO3 में अगर मान लेते हैं यहां पर कैल्शियम इसको रिप्लेस कर देता है तो ये क्या कहलाता है? CaNO3 होल ट्वाइस। तो ये क्या है? ये सॉल्ट ही तो है। ठीक है, तो ये होते हैं सॉल्ट। अब बेटा सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होता है, जैसे कि पहला होता है एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होता है न्यूट्रल सॉल्ट और तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट। चले, तो एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या है? जैसे कि NH4Cl, ये एसिडिक सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल क्या है? NaCl। और बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या है? Na2CO3 या फिर NaHCO3। ये भी तो बेसिक सॉल्ट है। न्यूट्रल का एक और ले लो, Na2SO4, ये भी हमारा बेसिक सॉल्ट है। तो ये सारे तीनों टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स सॉल्ट में भी सबसे बड़ा सॉल्ट कौन सा होता है? जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, उसी को तो हम सॉल्ट जानते हैं। बाकी सबको तो अभी हमें केमिस्ट्री में पता चला कि इसको सॉल्ट बोलते हैं। तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका कॉमन नाम है, मतलब उसका चालू नाम है कॉमन सॉल्ट। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो ये चीज है हमारा कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट हमारा लेबोरेटरी में प्रिपेयर कैसे होता है? तो हमने क्या किया? HCl लिया और उसमें NaOH मिला दिया तो क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि बनेगा NaCl प्लस H2O। और यही हमारा कॉमन सॉल्ट है। पर अगर ऐसे बनाने जाते तो हमें सॉल्ट बहुत महंगा मिलता। तो स्टूडेंट्स भगवान ने हमको भर भर के सॉल्ट बना के दिया है। तो हमारे सॉल्ट 2 फॉर्म में अकर करता है। तो अकरेंस ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारा 2 फॉर्म में अकर करता है। सबसे पहला होता है रॉक सॉल्ट, जो कि मिलता है माइंस में, और दूसरा होता है सी वाटर सॉल्ट। सी वाटर सॉल्ट जिसको हम क्या करते हैं? बड़े बड़े पॉन्ड्स बना लेते हैं और उन पॉन्ड्स में हम पानी को सुखा लेते हैं और वहां पर बन जाता है सॉल्ट। तो ये 2 टाइप के सॉल्ट होते हैं। और बेटा इन्हीं सॉल्ट से बनने वाले हमें इस चैप्टर में 3 और कंपाउंड्स को पढ़ना है। कौन सा? पहला है हमारा कॉस्टिक सोडा, दूसरा है हमारा बेकिंग सोडा और तीसरा है हमारा वॉशिंग सोडा। चले आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा तो उसका कॉमन नेम है, इसका कंपाउंड कौन सा होगा सर? तो आइए जरा देखते हैं। तो कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा का रियल नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो साइंटिफिक नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। अब सर इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? तो हम क्या करते हैं? ब्राइन लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्राइन। तो सर ये ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन। और इसका क्या करवाते हैं? इसका करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या बनता है वहां पर बनता है NaOH, जो कि हमारा क्या है? कॉस्टिक सोडा। और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। और क्या बनती है? क्लोरीन गैस। तो बेटा एक्चुअली इस प्रोसेस में NaOH क्या है? बेस। और कौन सा बेस है? तो ये अल्कलाइन बेस है, यानी कि ये पानी में घुल जाता है। यहां पर हमारा एल्कली बन रहा है और हमारा
क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसमें क्या करते हैं, ब्राइन लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और क्या बनता है, यहां पर NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये हमारा प्रिपरेशन क्या हो गया, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हो गया। चले अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा कंपाउंड जो हमें पढ़ना है वो है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। चले तो बेकिंग सोडा को देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स सुनिएगा, बहुत गौर सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इसके प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्राइन लेते हैं। तो ब्राइन क्या होता है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं अमोनिया और क्या मिलाते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर बनता है हमारा बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 और उसके साथ बाय प्रोडक्ट निकलता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा। अब स्टूडेंट्स इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको यूज कहाँ किया जाता है, तो इसको यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो बेकिंग पाउडर और इसमें फर्क क्या होता है, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स सुनिए, ये होता है बेसिक नेचर में। ये जो NaHCO3 है यानी कि हमारा बेकिंग सोडा है ना, ये बेसिक होता है नेचर में और बेसिक चीजें कड़वी लगती हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स जब हम पकोड़े में या फिर भजिए में इसको डालते हैं तो हल्का सा एक बिटर टेस्ट जो है इसका आ जाता है। तो केक में उस टेस्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर में क्या करते हैं, बेकिंग सोडा तो यूज करते हैं और बेकिंग सोडा के साथ उसमें क्या मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा क्या करते हैं, अपने असर को खत्म कर देते हैं। ये एसिड है, ये बेस है, तो एक दूसरे के लिए ये न्यूट्रल हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या होता है, हमारे जो केक है उनमें इसका स्वाद नहीं आ पाता। दूसरी चीज, जब ये बेकिंग सोडा ये एक्चुअली क्या है, मेटल कार्बोनेट है और मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में बहुत सक्षम होती है। तो इसलिए ये जो बेकिंग सोडा है ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये यूजेस हो गए। इसके बाद आते हैं हम हमारे वॉशिंग सोडा पे। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट्स, तो बताता हूं। तो वॉशिंग सोडा होता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सर ये नई चीज क्या आ गई, तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा ये नई चीज क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। सर आपने ये चीज क्यों नहीं मिटाया, तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में ये स्टेप कॉमन होता है, इसलिए मैंने मिटाया नहीं यहां पर। तो स्टूडेंट्स सुनिए, तो पहला प्रोसेस यही होता है, NaHCO3 बनता है। अब इस NaHCO3 को हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaHCO3। अब बेटा जब NaHCO3 को हम हीट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, Na2CO3, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, या कौन सी गैस निकलेगी, तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब स्टूडेंट्स हमारा ये जो वॉशिंग सोडा है ये कुछ तैयार हो गया है, बस 10 H2O और लगाना है। तो अगर हम Na2CO3 में 10 H2O और प्लस कर देंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा वॉशिंग सोडा, जो कि होता है Na2CO3
Na2CO3.10H2O, और ये Na2CO3.10H2O जो है वो हमारे वाटर की हार्डनेस को भी मिटाने में हेल्प करता है। ये वाटर की हार्डनेस क्या होती है, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, जो वाटर, ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और हार्ड वाटर जो रहता है वो कपड़े धोने के लिए बहुत ही खराब होता है, तो उसको हमें सॉफ्ट वाटर बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसी को मिला देते हैं, तो वहां पर वो वाटर को सॉफ्ट कर देता है। चले, इसके बाद हमारे तीनों कंपाउंड खत्म हो गए, किसके, हमारे सॉल्ट के। तो हमारे आगे अगले वाले कंपाउंड्स जो हैं वो क्या है सर, तो दो कंपाउंड्स और पढ़ना है। पहला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ब्लीचिंग पाउडर आइए देखते हैं। सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। तो इसका प्रिपरेशन क्या होता है, तो इसका प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग लाइम वाटर लेते हैं, यानी कि CaOH होल ट्वाइस लेते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है लाइम वाटर। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो क्या करता है ये बना देता है CaOCl2, और साथ में क्या रिलीज हो जाता है यहाँ पर H2O। अब बेटा ये जो CaOCl2 है ये क्या है, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और ये किसके काम में आता है, तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा पानी आता है नगर निगम का, उसको लोग प्योरीफाई कैसे करते हैं, तो एक्चुअली प्योरीफाई तो उसमें सैंड वैंड निकालने के लिए बहुत प्रोसेस होते हैं, बट उसमें डिसइंफेक्टेंट कैसे करते हैं, डिसइंफेक्टेंट मतलब जर्म्स को कैसे किल करते हैं, तो भाई वो इसी CaOCl2 को उसमें डाल देते हैं पानी में, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल देते हैं, तो उसका रंग जो है पीले से सफ़ेद हो जाता है। और दूसरी चीज़ वहाँ पर फॉर्मेशन होता है HCl का, और HCl क्या करता है, जर्म्स को मिटा देता है। जैसे हमने पढ़ा था हमारे लाइफ प्रोसेस में कि हमारे पेट में HCl होता है तो वो जर्म्स को मिटा देता है, तो वैसे ही हमारे नगर के पानी में जो जर्म्स रहते हैं उसको मिटा देता है HCl, क्योंकि क्लोरीन गैस एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। इसमें मेन जो काम है वो क्लोरीन गैस का है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है, या इसको ऐसा भी लिखते हैं 2CaSO4.H2O, ऐसा भी लिखते हैं। चले, अब ये प्रिपेयर कैसे होता है स्टूडेंट्स, तो ये एक स्पेशल टाइप के रॉक से प्रिपेयर होता है जिसका नाम होता है जिप्सम, जिप्सम। अब इस जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट, करेक्ट 100 पे हीट करना, ठीक है। तो करेक्ट 100 पे हीट किया जाता है तो ये क्या बनता है, ये बनता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो ये क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट होगा तो ये क्या बन जाएगा, CaSO4.12H2O, और साथ में 1/2 H2O मॉलिक्यूल्स यहां से रिलीज हो जाएगा। अब बेटा अगर 100 से ज़्यादा पे हीट कर देते हैं तो ये पूरा H2O यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल इसमें जुड़ा होता है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉल्ट में से हटा दिया जाता है तो उस सॉल्ट के सामने एक प्रीफिक्स लग जाता है जिसका नाम होता है एनहाइड्रस। तो ये हो जाएगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। कब होगा, जब इसको 100 से ज़्यादा डिग्री पे हीट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर 100 से ज़्यादा डिग्री पे हीट किया गया तो ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अब बेटा एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आया है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एग्जिस्ट नहीं करता है, पर यहाँ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों लिखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिखने का मकसद ये है
कि एक्चुअली क्या होता है, दो CaSO4 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक पानी के मॉलिक्यूल्स को शेयर करते हैं। भैया दो CaSO4 के मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मॉलिक्यूल आधा इसमें आधा इसमें, एक्चुअली दो के बीच में एक रहता है पर वहां पर साइंटिफिकली उसको आधा आधा दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आखिरी है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल्स का किसी भी सॉल्ट में टेम्पररी अटैचमेंट रहता है। टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हीटिंग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल हट सकता है और वापस पानी डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल वापस जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लू विट्रॉल है यानी CuSO4 इसका एग्जांपल है। CuSO4.5H2O ये किस कलर का होता है? तो जिस कलर का मार्कर मैंने यूज किया है उसी कलर का होता है, मतलब ब्लू मार्कर का। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, इसमें से ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो उड़ जाएगा। जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो सब उड़ जाएगा, तो ये क्या बचेगा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचेगा। समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर मैं ये ब्लू कलर कॉपर सल्फेट को हीट करूंगा तो ये बन जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि होता है वाइट, और ये मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। और अगर मैं वापस इसमें पानी डाल दूंगा तो ये वापस क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एक्चुअली क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल जुड़ा है तो यहां पर आएगा मोनोहाइड्रेट, दो जुड़े हैं तो डाइहाइड्रेट, तीन जुड़े हैं तो ट्राइहाइड्रेट, चार जुड़े हैं तो टेट्राहाइड्रेट, पांच जुड़े हैं तो पेंटाहाइड्रेट, और ऐसे बढ़ते जाते, 10 है तो डेकाहाइड्रेट। तो ऐसे कर करके बढ़ते जाते हैं ये मॉलिक्यूल। और ये था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ये ब्लू विट्रॉल होता है, इसको हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है और यहाँ 5 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और देखते रहिए। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।